पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा IMED का आपका सेकंड वीडियो लेक्चर। इसके पहले आपका एक वीडियो लेक्चर आ चुका है ब्रह्मास्त्र सीरीज का, ठीक है। IMED की आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज एक आ चुका है, इसके पहले वीडियो लेक्चर, और PLC जो कि हमने आपको पूरी कंप्लीट करा ही दी है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों की जो कि न्यूज़ आपको मिल रही है, ठीक है, और आप सभी लोगों को जो कि पता है कि आपके पेपर, ठीक, आपके जो कि ये 20 से होना थे जो पेपर आपके टलने की सुन रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप जो कि हमेशा ध्यान रखें कि आपके पेपर कभी से भी हों, ठीक है। एक चीज़ जो कि थर्ड ईयर वाले अच्छे से सुन लें कि आपके पेपर होंगे और ऑफलाइन ही होंगे, तो आप अपनी तैयारी पूरी करके रखें। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि पॉलीटेक्निक थर्ड ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं उनके पेपर 101% जो कि होंगे, ठीक। तो बिल्कुल भी आप लोग किसी भी बातों में ना आए, ठीक। आप किसी फेक न्यूज़ पर ध्यान ना दें, केवल अपने पेपर की तैयारी करें। BTUP की तरफ से जो कि ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है कि 20 तारीख से ही आपके जो कि पेपर होंगे, ठीक। अगर 20 से भी होते हैं तो 20 तक आपका जो कि पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। हमने टेलीग्राम पर आपकी जो कि पूरा शेड्यूल, आपका टाइम टेबल सभी क्लासेस का डाल दिया है, ठीक है। आपकी 14 तारीख को IMED, आज 15 तारीख को SGP स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, 16 तारीख को आपका RSE, 17 को मशीन सेकंड और 18 को भी मशीन सेकंड। 18 तक आपका जो कि कोर्स पूरा कंप्लीट हम करा देंगे। तो सभी लोग वीडियो लेक्चर ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, और सारी वीडियो जितनी भी आपकी स्पेशल क्लास आ रही हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी जितनी भी आ रही हैं थर्ड ईयर की, तो वो सभी लोग ध्यान से देखें, ठीक। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पेपर होंगे, 100% आपके पेपर होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो कि है 13 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम 12 नंबर तक जो कि पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम आपका IMED में जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं वो सारे आपके कंप्लीट करा देंगे आज के ही वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में जो कि आपके 13 से लेकर आपको जो कि हमको 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं। 13 से लेकर आपको 30 तक जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सभी आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक। 2 वीडियो लेक्चर में ही आपकी IMED खत्म कर देंगे। तो 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन पहला आता है कि प्रबंधन क्या होता है, इसके गुण बताइए। देखिए, कुछ कुछ जो क्वेश्चन आपके हैं वो आपके 100% हर साल आते ही हैं, तो हम एक सीरीज आपकी और बना देंगे। टॉप 10 का आपके क्वेश्चन कौन कौन से IMED में हम आपको वो बता देंगे। प्रबंधन क्या होता है, इसके गुण बताइए, ठीक। आपका मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में हमको समझाना है। 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रबंधन के कार्य लिखो तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संगठन की संरचना उदाहरण सहित समझाइए। 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला आपका है रेखा संगठन, दूसरा है रेखा एवं स्टाफ संगठन, तीसरा है क्रियात्मक संगठन। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए और कार्य भी बताइए। आपका नेतृत्व मतलब क्या होता है, लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, इसके कार्य क्या है इसका महत्व है, और इसकी जो कि इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। 18 नंबर क्या है आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरण क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और इसकी XY सिद्धांत को समझाइए। आपका जो मोटिवेशन का XY सिद्धांत होता है इसको भी जो कि हमको समझाना है। 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या है। मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, इसको उदाहरण, ठीक, इसके उद्देश्य बताइए और इसके कार्य बताइए। 20वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है भर्ती एवं चयन को परिभाषित कीजिए और इसके बीच अंतर बताइए। देखिए, भर्ती या चयन, इन दो में से एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही, हर साल पूछा जाता है, ठीक। भर्ती आपका या चयन, इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन आएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सामग्री प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सामग्री प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी आपका EOQ क्या होता है, आपका मितव्ययी आदेश मात्रा क्या है, मितव्ययी आदेश मात्रा क्या है, इसके बारे में हमको समझाना है। 20वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि विक्रय विभाग और आपका विक्रय प्रबंधन, विक्रय आपका संवर्धन और विक्रय पूर्वानुमान, ठीक। विक्रय पूर्वानुमान क्या होता है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रय विभाग क्या होता है, या तो विक्रय प्रबंधन क्या है, या विक्रय संवर्धन क्या है, या विक्रय आपका पुनर्वान क्या है। तो इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है, इस साल भी आपसे पूछा ही जाएगा। विक्रय से एक क्वेश्चन आपका जो कि 100% आएगा, ठीक है। अब 23 नंबर का क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टैक्स क्या होता है, कर क्या है। टैक्स से आपका एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि क्या 24 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया है कि GST आपसे पूछा जाएगा, GST क्या होता है, या फिर CGST पूछा जाएगा, या फिर SGST या UGST या IGST क्या होता है। इनमें से एक क्वेश्चन जो कि 100% पूछा ही जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बट्टे मतलब कि डिस्काउंट और पूंजी आपके कैपिटल क्या होता है।
26 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्ड संस्कृति मतलब कि वर्क कल्चर क्या है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि पुस्तक पालन, आपका बुकिंग, आपका बुक कीपिंग तथा लेखांकन मतलब कि आपके अकाउंटिंग क्या होती है। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपके ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक, बैलेंस शीट क्या होती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा, ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। 29 नंबर का क्वेश्चन है JIT जस्ट इन टाइम या TQM और आपका SPC क्या होता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। देखिए जो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आपके टोटल इसमें 8 या 9 लेसन है, 9 लेसन आपके इसमें टोटल हैं। अगर 9 लेसन में से केवल 30 क्वेश्चन पढ़कर आप पास हो सकते हैं, पास नहीं, इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। 30 क्वेश्चन के बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप 30 क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं तो आप 100% जो कि ये पूरा पेपर कर आएंगे, ठीक है। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा है, कॉपीराइट, आपके ट्रेडमार्क, आपके पेटेंट, ठीक, और आपके अनफेयर कंपटीशन और आपके ट्रेड, आपके सीक्रेट। तो इन 5 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका जरूर से पूछा जाएगा, या आप लोग लिख कर ले लें, ठीक। 5 में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। हमने आपको इतनी क्वेश्चन बता दिए थे। आप आज की अगर आप क्लास पूरी पढ़ लेते हैं, पूरी वीडियो अगर आप आज देख लेते हैं, तो आप पास बड़ी आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 70% हिस्सा जो कि हम IMED का आज इस वीडियो लेक्चर में कवर कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रबंधन क्या होता है, इसके गुण बताइए। इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। प्रबंधन के बारे में समझते हैं। प्रबंधन को परिभाषित कीजिए करते हुए उसकी विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। उसकी विशेषताएं और उसके महत्वों का वर्णन कीजिए। देखिए प्रबंधन क्या होता है, सबसे पहले हम आपकी सरल भाषा में समझें तो प्रबंधन इंग्लिश में हम किसको कहते हैं, क्या, मैनेजमेंट। आपने नाम सुना होगा कई जगह कि मैनेजमेंट क्या है। मतलब मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी उद्योग है, उसमें कितना सामान आ रहा है, कितना सामान बिक रहा है, ठीक, किस हिसाब से आप जो कि अपने, ठीक, वर्कर्स को आप सैलरी देंगे, कंज्यूमर को कैसे समझाएंगे, इन सभी की देखरेख करना ही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। इन सभी को जो कि मैनेज करना, कि आपका पैसा जो कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक, कितना माल आ रहा है, कितना माल बिक रहा है, इन सभी को मैनेज करना ही आपका प्रबंधन कहलाता है, अर्थात मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग विचार प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबंधन पर किन किन वैज्ञानिकों ने अपने जो कि है विचार आपके प्रस्तुत किए, उनके बारे में बताइए। या आप जो कि डायरेक्ट प्रबंधन की परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सभी वैज्ञानिक के नाम लिखकर उनके बारे में लिखेंगे तो वो ज़्यादा जो कि उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए जैसा कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेनली आपका क्यूसिंग नील्स के अनुसार जो कि है अच्छा प्रबंध मानवीय तथा भौतिक शक्ति के सदुपयोग से भागीदार तथा आपका जनसाधारण की संतुष्टि के लिए वांछित उद्देश्य की जो कि है पूर्ति करता है, ठीक है। आपसे देखिए अब अलग इस तरह से जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि FW आपका टेलर, ठीक, जेम्स आपका कॉन्स, ठीक, और आपका ओ डोनेल, ठीक, इन सभी के अनुसार जो कि है आपके प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में आपका 39 पेज नंबर पर जो कि ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें से कुछ वैज्ञानिकों के नाम हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं और उन्होंने क्या अपनी थ्योरी दी है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए स्टैनले वेंस के अनुसार जो कि प्रबंधन केवल निर्णय करने तथा आपका मानव की योग्यता को सही दिशा में नियंत्रण करने की विधि है ताकि आपके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय में हो सके। मतलब कि देखिए प्रबंधन क्या होता है इनके अनुसार, इन वैज्ञानिक के अनुसार आपका प्रबंधन किसी भी मानव की योग्यता को दिशा देने का काम करती है और आपके निर्धारित लक्ष्यों को, आपने जो लक्ष्य चुने हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने में जो कि है मदद करती है। तीसरा आता है CW विल्सन के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्ति के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। चौथा हमारा आता है आपका हेरोल्ड आपका कॉन्स, ठीक, ओ डोनेल के अनुसार जो कि है प्रबंधन आपके औपचारिक रूप से संगठित दलों में आपके व्यक्तित्वों, ठीक, व्यक्तियों के द्वारा तथा उनको साथ लेकर काम करने तथा
कराने की विशेष कला है। मतलब कि सभी आपके संगठन में जितने भी मेन व्यक्ति हैं उन सभी को साथ लेकर चलना और उन सभी को साथ में रखकर काम कराना आपकी जो कि एक विशेष कला है, यही आपका एक मैनेजमेंट होता है। देखिए आपका जो मैनेजर बनता है उसको ये सभी मैनेजमेंट देखना पड़ते हैं। तो मैनेजर ऐसे ही नहीं बनता है, आपके मैनेजर में जो कि है काफ़ी सारे गुण होते हैं, उन सभी गुणों को देखते हुए आपका मैनेजर जो कि है चुना जाता है। पांचवा आता है हमारा पीटर एफ ड्रेकर के अनुसार आपके प्रबंधन एक बहुउद्देशीय तंत्र मतलब कि सिस्टम है जो आपके व्यवसाय और प्रबंध मतलब कि मैनेज करता है। आपके व्यवसाय को क्या करता है, मैनेज करता है। जो हमने आपको समझाया अभी कि आपकी जो उद्योग है, आपकी फैक्ट्री है, ठीक, उसमें कितने लेन देन हुआ है, ठीक, किस हिसाब से माल आएगा, बनेगा, बिकेगा, इन सभी को मैनेज करना ही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। प्रबंधकों को प्रबंध करता है और कार्य करने वालों को तथा उनके द्वारा किए गए कार्य को भी प्रबंध करता है मतलब कि मैनेज करता है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि प्रबंधन के कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए प्रबंधन के दो मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब देखिए प्रबंधन के कार्य में आपके दो मुख्य कार्य होते हैं। देखिए पहला होता है प्रमुख कार्य और दूसरा होता है आपका सहायक कार्य। पहला होता है क्या, प्रमुख कार्य, और दूसरा होता है क्या, सहायक कार्य। प्रमुख कार्य के अंतर्गत आप लिखेंगे योजना बनाना, ठीक, संगठन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्तित्व, ठीक, आपके नियुक्ति, ठीक, निर्देशन, आपके डायरेक्शन, ठीक है, आपके नियंत्रण, आपके समन्वय और अभिप्रेरण मतलब कि मोटिवेशन देना, ठीक, सही डायरेक्शन दिखाना, संगठन के सभी लोगों को साथ में लेकर चलना। तो ये सभी जो कि है आपके प्रबंधन के कार्य होते हैं। दूसरा आता है हमारा सहायक कार्य। सहायक कार्य कौन कौन से होते हैं? देखिए संप्रेषण, ठीक, दूसरा होता है निर्णय लेना, नशाचार मतलब कि नया विधान, ठीक, चौथा होता है हमारा प्रतिनिधित्व मतलब कि आपका पार्टिसिपेशन, ठीक। इस तरह से जो कि आपके प्रबंधन के ये सभी कार्य होते हैं। देखिए और यहाँ पर जो कि प्रबंधन के कार्य, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बैंक में भी आप देख सकते हैं कि प्रबंधन के कार्य, देखिए प्रबंधन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अनेक कार्य जो कि निस्सादित होते हैं मतलब कि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। आपके जो मुख्य कार्य वो हमने आपको बता ही दिए हैं। जैसे देखिए आपकी प्लानिंग भी इसी के अंतर्गत आती है। मतलब कि किसी भी जो कि है आप उद्योग या कंपनी में जाते हैं तो उस चीज़ को जो आपकी बन रही है उसको कैसे हम प्लानिंग करेंगे, ठीक, उसको कैसे चलाएंगे, ये सभी जो कि आपका लिखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं 45 पेज नंबर पर। इसको आप जो कि एक बार जरूर से पढ़ लें। एक बार अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको जो कि है बहुत ही अच्छी तरह से जो कि है तैयार आप इसको कर सकते हैं, ठीक। और बात रही संगठन की, संगठन के बारे में एक अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, संगठन हुआ, ठीक, तो संगठन के बारे में जो कि हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक। इसी के अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा क्या है, संगठन है। तो देखिए थोड़ा सा हम प्लानिंग के बारे में जो कि ये पढ़ लेते हैं। देखिए प्लानिंग आपका जो प्रबंधन के अंतर्गत आती है, क्या प्लानिंग आती है। देखिए आपके नियोजन, प्लानिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, नियोजन, सभी आपके प्रबंधन क्रियाओं का मूल है मतलब कि बेस है। अर्थात हम इस कह सकते हैं, इसका अर्थ है कि कुछ करने से पहले सोचना यह एक प्रक्रिया है जो एक सुनिश्चित करती है कि क्या, कहाँ, कब और कैसे और क्यों और कैसे एक आपके अमुक क्रिया की जाती है, ठीक। नियोजन से लक्ष्य का निर्धारित होता है और आपकी नीतियाँ तय की जाती हैं, विधियाँ, आपके कार्यक्रम तथा आपकी योजना तैयार की जाती है जिससे कि उपक्रम में उद्देश्य अधिक जो कि है आपके दृढ़तापूर्वक पूर्ण किया जा सके। मतलब कि क्या है, प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है, प्लानिंग में आप क्या करते हैं, जैसे कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग आप बनाते हैं सबसे पहले कि हम इस काम को कैसे करेंगे, इस काम में पैसा कैसे लगेगा, ये काम कैसे होगा, ठीक, इस काम से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी है प्लानिंग करना, ठीक है। ये हम क्या है, किसी भी काम करने से पहले क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेती हैं। तो इसी सब जो कि इन सभी के बारे में जो कि एकदम डिटेल से लिखा गया है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो अगर आप एक बार जो कि इसको जरूर से पढ़ें, क्योंकि अगर आपसे पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप जो कि इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकें, ठीक है। अब संगठन की बात आती है। देखिए अगला ही क्वेश्चन हमारा जो कि आता है संगठन का। देखिए 13 नंबर का हमारा जो कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपका प्रबंधन क्या होता है, इसके गुण बताइए, प्रबंधन के कार्य लिखिए, ठीक, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, हमने समझ लिया। अब आती है हमारी बारी 15 नंबर के क्वेश्चन की कि संगठन की संरचना उदाहरण सहित समझाइए। अब इस संगठन में हम टोटल जितने भी संगठन के कार्य होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वर्णन होती है, जितना भी हो सकता है इस संगठन के बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 100% संगठन से पूछा ही जाता है। तो इसलिए हम संगठन के बारे में क्या है, डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल। देखिए चलिए संगठन के बारे में जो कि हम समझते हैं। संगठन सबसे पहले इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए मैकफॉर्लैंड के अनुसार संगठन का अर्थ आपके व्यक्तियों के समूह से है। किसी भी एक व्यक्ति का समूह आपका क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करता है। ठीक है, संगठन क्या करता है? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी लोग जो कि है क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं लक्ष्य की ओर। ठीक है, देखिए CELF बीच के अनुसार जो कि है आपके संगठन प्रबंधन का एक ढांचा है, मतलब कि स्ट्रक्चर आपका है, जो कि क्योंकि यह संपूर्ण आपके उत्तरदायित्व को प्रभावी जो कि है रूप से निभाने के लिए उपयुक्त भागों एवं समूहों को में जो कि है बांटता है। ठीक, LF आपके उर्विक के अनुसार संगठन एक निर्धारित करता है कि उद्देश्यों अथवा योजनाओं को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाएं उनकी जो कि है करनी आवश्यक है, तथा इनको ऐसे समूहों में क्रमबद्ध करना जिससे कि आपके उन्हें अलग अलग व्यक्तियों को आपके सौंप कर पूरा किया जा सके। ठीक, अब अगला हमारा आते हैं, अगले वैज्ञानिक आते हैं कौन? हेनरी फ्योल के अनुसार संगठन को जो कि 2 भागों में विभाजित किया गया। मतलब कि हेनरी फ्योल के अनुसार हमने संगठन को 2 भागों में बांटा है। ठीक, कौन कौन से अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए मानवीय संगठन पहला हमारा होता है कौन सा? मानवीय संगठन, और दूसरा होता है भौतिक संगठन। मानवीय संगठन और भौतिक संगठन। मानवीय संगठन क्या है? इसके अंतर्गत व्यवसाय के लिए श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों से संबंधित सभी कार्य सम्मिलित होते हैं, मतलब कि सभी कार्य इसके अंतर्गत जो कि आते हैं। भौतिक संगठन क्या है? देखिए भौतिक संगठन क्या है? इसके अंतर्गत व्यवसाय के लिए कच्चा माल और अन्य सभी आवश्यक सामग्री व्यवस्था करनी शामिल होती है। मतलब कि भौतिक संगठन में हम क्या करते हैं? आपकी जो सामग्री आनी है ये, और आपकी जो संगठन में सारी व्यवस्थाएं हैं वो हम भौतिक संगठन में जो कि है देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम समझते हैं संगठन की आपकी संरचना। ठीक, संगठन की संरचना उदाहरण सहित समझाइए। संगठन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हम सब लेंगे आज। ठीक है, देखिए डॉक्टर विलियम आर आपके स्प्रेगल के अनुसार संगठन वह तंत्र है जो कि आपके प्रशासन एवं प्रबंधन के बीच में आपके समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। देखिए अगले जो वैज्ञानिक आते हैं आपके ओलिवर के अनुसार आपके प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियां एवं उद्देश्यों के क्रियान्वित करने के लिए जो कि प्रबंध जिस तंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम संगठन कहते हैं। देखिए संगठन का सीधा सा मतलब क्या है? जब कई सारे व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं और किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस काम को करते हैं तो हम उसको संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब संगठन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो देखिए श्रमिकों अथवा कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न वाद विवाद को सुलझाना है। आपका संगठन क्या करता है? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होता है, अगर किसी भी कर्मचारियों के बीच जो कि है वाद विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का काम करती है। ठीक, दूसरा है कि संगठन के द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों में जो कि है आपका समन्वय स्थापित किया जाता है। आपका जो कि है कोऑर्डिनेशन उन सभी में जो कि स्थापित कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला हमारा तीसरे नंबर की विशेषताएं आती हैं कि तीसरे नंबर की विशेषता क्या है कि यह एक सरल संरचना आपका व्यवस्था है। यह एक सरल संरचना व्यवस्था है जो आपका प्रबंधकों की मदद करता है। चौथा आता है कि संगठन द्वारा क्रियाओं का सही एवं योग्यतानुसार, मतलब कि जिस हिसाब से जिसकी योग्यता होगी उस हिसाब से जो कि उसको आपका संचालन किया जाता है। ठीक, संगठन द्वारा क्रियाओं का सही एवं योग्यतानुसार जो कि संचालन किया जाता है। संगठन द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। मतलब कि किसी भी अगर आपके मान के चलिए आपको 1000 जो कि किसी भी चीज़ का ऑर्डर मिला, ठीक, अब उसको किस हिसाब से हम बनाएंगे, किस हिसाब से मैनेज करेंगे, टाइमिंग वगैरह वो सभी क्या देखता है? ऑर्गेनाइजेशन आपकी देखती है, आपकी संगठन देखता है। संगठन द्वारा कार्य की आपकी पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है या जाता है। सातवां है कि कार्य और गतिविधियों के बीच उचित विवरण में मदद करता है। ठीक, आपका देखिए सुदृढ़ संगठन से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अगर आपका पहले संगठन है तो उससे आपके जो लक्ष्य हैं, आपके निर्धारित लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने में हमको क्या होती है? आसानी होती है। नौवां आता है कि यह न्यूनतम व्यय पर संसाधनों के
आपके अधिकतम इस्तेमाल को सुनिश्चित करता है। 10वां आता है कि यह बिना अतिरिक्त भार बढ़ाए जो कि है बढ़ाए और आपके पर्याप्त नियंत्रण के साथ संगठन के आपके विस्तार को पूरा करता है। तो देखिए ये तो हमने पढ़ लिया संगठन होता क्या है, ठीक है, और संगठन की विशेषताएं क्या होती है। अब आता है हमारा संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के सिद्धांत देखिए क्या है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपका 49 पेज नंबर पर जो कि क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ है, ठीक। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ से डाउनलोड कर लें और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें, ठीक है। संगठन के जो कि है सिद्धांत क्या है आपका, इसका प्रिंसिपल अगर आपसे पूछ ले पेपर में तभी आपको ये लिखना है, ठीक है। आपके संगठन को कुशल व आपके सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रबंध आपके शास्त्रियों ने कुछ संगठन के सिद्धांत आपके प्रतिपादित जो किए मतलब कि बनाए हैं, जो क्रमशः जो कि निम्नलिखित हैं। उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत, ठीक। संगठन के प्रत्येक भाग और उपभाग के उद्देश्य आपके उपक्रम के उद्देश्यों के परस्पर मिलते हुए होने चाहिए, अर्थात दोनों के ही उद्देश्य समान रूप जो कि है एक ही दिशा में अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त के लिए क्रियाशील बनाने एवं आपके पूर्णतः सक्षम होना चाहिए। मतलब क्या है उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत, आपके संगठन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपसे, उन सभी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्त का संगठन, मतलब कि जो आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के अंदर जो कि क्षमता होनी चाहिए और वही जो कि आपका सिद्धांत होना चाहिए। अधिकार का सिद्धांत, संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार को निश्चित व स्पष्ट किया जाना चाहिए, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा दूसरे के अधिकार का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि आपके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं उन सभी को अपने अधिकार पता होना चाहिए और उन सभी के अधिकार जो कि एक सुनिश्चित होना चाहिए। तीसरा आता है हमारा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है, देखिए संगठन के सुचारू संचालन के लिए पर जो कि है आपका यह जो कि है परमावश्य है कि आवश्यक है कि संगठन में आपका संलग्न प्रत्येक कर्मचारी के उत्तरदायित्व को भी निश्चित करें व स्पष्ट करें। आपके जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके उत्तरदायित्व क्या हैं उनको भी निश्चित करना चाहिए। आदेश की एकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को एक ही अधिकार से आदेश प्राप्त होना चाहिए। आपके संगठन में मान के चलिए आपका जो मालिक है उसी से ही आपको जो कि आदेश प्राप्त होना चाहिए, कई जगह से नहीं, ठीक है। 5वां आता है कि कार्य आपके नियत करने का सिद्धांत। कार्य नियत करने का सिद्धांत क्या है, संगठन में संलग्न आपके कर्मचारियों को अपनी दक्षता, कार्य करने की योग्यता, अनुभव एवं दक्षता के अनुसार ही कार्य सौंपना चाहिए। अब देखिए जैसे किसी को मशीन चलाना आता है, ठीक, लेकिन किसी को लेबर का काम आता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि लेबर को दे देंगे काम मशीन चलाने का, मशीन वालों को दे देंगे लेबर का काम। तो जिसको जो काम आता है, जो काम जो करने में जो की है बिल्कुल योग्य है, उसको वही काम हमको सौंपना चाहिए, ठीक है। आपके निश्चितता का सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत के अनुसार संगठन के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का कार्य एकदम सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब कि जो काम जिसको दिया गया है वही काम वो करे, ठीक है, एक दूसरे का काम ना करें। अगर ये जितने भी सिद्धांत आपके लिखे हुए हैं, अगर 10 में सिद्धांत में से अगर आप 5 सिद्धांत लिख देते हैं तो पेपर जो एग्जामिनर है आपका वो 5 नंबर आपको पूरे दे देगा। 7वां है लचीलेपन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के प्रारूप में समय एवं आपका आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने और संशोधन करने तथा विस्तार करने की जो कि है पर्याप्त लचक होनी चाहिए। निरंतरता का सिद्धांत, देखिए संगठन का ढांचा स्ट्रक्चर एक जो कि है प्रकार बनाया जाना चाहिए जो व्यवस्था आपके व्यवसाय की आवश्यकताएं की जो कि है निरंतर पूर्ति करता रहे, ठीक। आपकी नियोजन की एकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम की संगठन और एकता के उद्देश्य तय करने की योग्यता और आपकी सुनियोजित ढंग से बनाई जानी चाहिए। 10वां आता है संगठन के प्रभावी होने का सिद्धांत क्या है, देखिए संगठन को प्रभावी बनाने के लिए जो कि यह जरूरी है कि संगठन के संलग्न कर्मचारियों में मधुर संभावना हो, ठीक, उनके परस्पर सहयोग की भावना आपके विद्यमान हो और उनके द्वारा नीतियों का जो कि है नियम का आपका अनुशासनात्मक ढंग से पालन किया जाए। मतलब कि सभी जितने भी कर्मचारी हैं आपके सभी अनुशासन में रहने वाले हों, ठीक, सभी आपकी बात मानने वाले हों। इसी तरह से 11वां आपका लिखा हुआ है क्या, संतुलन का सिद्धांत। 12वां आपका स्थायित्व का सिद्धांत
और इसके बाद आपका आगे लिखा हुआ है क्या 13 नंबर का प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत, 14 नंबर का आपका क्रिया नंबर का आपका है क्या आपके क्रमिकता का सिद्धांत, प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत। इस तरह से आपके ये सभी जो कि सिद्धांत लिखे हुए हैं 49 पेज नंबर पर आप क्वेश्चन बैंक से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अगर इन 15 में से अगर आपने 5 ही लिख दिए तो एग्जामिनर आपको पूरे 5 नंबर आसानी से दे देगा। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर का निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका रेखा संगठन, रेखा एवं स्टाफ संगठन और क्रियात्मक संगठन। तो इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है क्या रेखा संगठन मतलब कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यह सबसे पुरानी संरचनात्मक ढांचा है। यह सबसे पुराना जो कि क्या है संरचनात्मक आपका स्ट्रक्चर है। इस प्रकार के संगठन में अधिकारी की रेखा सीधे आपके सर्वोच्च अधिकारी से निम्नवत स्तर में कर्मचारियों की ओर चलती है तथा आपके दायित्वों की रेखा निम्न स्तर से कर्मचारी के शीर्ष स्तर की अधिकारी जो कि है तक चली जाती है। दूसरे शब्दों में इसका संचालन एवं आदेश रेखाबद्ध स्थिति में होता है। इसे सैनिक संगठन मतलब कि आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या आपका क्रम संगठन या आपका विभागीय संगठन या फिर हम कह सकते हैं क्या लंबवत संगठन आदि नामों से जो कि है इसको जाना जाता है। देखिए तो अगर आपसे पूछ ले क्या आपका देखिए सैनिक संगठन या क्रम संगठन या विभागीय संगठन या आपका लंबवत संगठन क्या होते हैं, तो इन तीनों का मतलब क्या होता है लाइन संगठन होता है। मतलब कि आपका क्या लाइन आपका संगठन लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेखा संगठन, इसको हम दोनों आपकी ये सभी चीज़ एक ही है। देखिए प्रोफेसर RC आपका डर्विस के अनुसार रेखा संगठन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच ऐसी क्रमागत व्यवस्था है जो उद्योग या संस्था का विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से निम्नवत कर्मचारी तक जो कि है विस्तृत होती है। ठीक है। अब आपके प्रोफेसर जो कि रेमंड मिलर के अनुसार क्या है रेखा संगठन वह है कि जिसमें आपके अनुवृत्त की उन शर्तों के अधीन जो है जो कि कर्मचारियों को संगठन के प्रति दायित्व निभाने के लिए आपके बाध्य होती हैं या बाध्य करती हैं। देखिए अर्थात यह अधिकारी को अपने आपके अधीनस्थ पर जो कि पूर्ण सततता प्राप्त करती है। अब रेखा संगठन की विशेषताएं देखिए आप जान ले यहाँ पर क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। देखिए प्रत्येक छोटे कर्मचारी अपने से तुरंत बड़े अधिकारी के प्रति दायित्व जो कि होता है। ठीक मतलब कि आपके उत्तरदायित्व होता है मतलब कि जिम्मेदार होता है। ठीक है। आदेश तुरंत बड़े अधिकारी द्वारा जो कि दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है रेखा संगठन में इसमें जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा जो कि डायरेक्ट कोई भी आदेश आप तक पहुंचाया जाता है। इसमें आदेशों का रेखा प्रवाह होता है अर्थात आदेश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। चौथा क्या है संगठन के सदस्यों के बीच आपके संप्रेषण मतलब कि कम्युनिकेशन बना रहता है और प्रत्येक अधिकारी के नीचे या अधिक अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित होती है। ठीक इसमें एक जो कि कर्मचारियों की संख्या जो क्या होती है लिमिटेड होती है। अब रेखा संगठन के लाभ क्या क्या होते हैं देखिए पहला तो होता है समन्वय क्या है पूरे दायित्व विभाग के प्रमुख हाथों में होने के कारण विभाग में कर्मचारियों के मध्य अच्छा आपका समन्वय बना रहता है। ठीक क्या बना रहता है अच्छा जो कि समन्वय बना रहता है। दूसरा इसमें क्या है इसके लाभ सरलता। यह संगठन आपका स्थापित करने में तथा आपका जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है समझने में ठीक समझने में बहुत सरल होता है। इसलिए विभाग के प्रमुख के पास जो कि ये विभाग से आपके संबंधित निर्णय लेने के समस्त अधिकारी होते हैं। प्रत्येक विभाग के पास समान स्तर के जो कि अधिकारी होते हैं। अब तीसरा आता है शीघ्र निर्णय मतलब कि इसके माध्यम से रेखा संगठन के माध्यम से किसी भी जो कि निर्णय को हम जल्दी से ले सकते हैं क्योंकि समस्त आपके प्रबंधन का कार्य महान प्रबंधन आपका के पास होता है इसलिए निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं होती है। चौथा है क्या स्पष्ट अधिकार एवं दायित्व। पांचवा है आपका मजबूत अनुशासन। निर्देशों को पालन करने हेतु एवं नियंत्रण करने हेतु इन संगठन के द्वारा मजबूत अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। अब रेखा संगठन की हानियां भी कुछ हैं। देखिए हानियों को देख लेते हैं हम कि कार्य की अधिकता, कार्य की आपकी पुनरावृत्ति, ठीक बड़े उद्योग के लिए आपका अनुप्रयोग, ठीक समय तथा आपके पदार्थ की बर्बादी और अत्यधिक भरोसा। इसमें हम क्या हो जाता है रेखा संगठन में हम ज़्यादा जो कि है ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किसी भी अपने कर्मचारी पर कर लेते हैं।
अब देखिए हम पढ़ते हैं रेखा संगठन आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक, रेखा संगठन दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन हम आपको फालतू में नहीं पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं IMED के आपका जो मॉडल पेपर है क्वेश्चन बैंक में दिया है, वहाँ पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रेखा संगठन क्या होते हैं, इसके लाभ हानि बताइए और अनुप्रयोग बताइए, संगठन की परिभाषा दीजिए। ये जो सभी क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन इसमें लिखे हैं वही सब क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब रेखा संगठन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी आपके देखिए, विशुद्ध रेखा संगठन। विशुद्ध रेखा संगठन क्या होता है, इसमें एक स्तर पर प्रायः एक ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। विभिन्न वर्गों में कार्यों का आपके विभाजन केवल प्रबंध एवं निरीक्षण की आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से किया जाता है। देखिए इस विशुद्ध रेखा संगठन को आप जो की है डायग्राम द्वारा जो कि इस टेबल द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर हमने क्या लिख दिया है, महाप्रबंधन आपका GM। ठीक है, इसके नीचे आपका आता है क्या, उत्पादन प्रबंधन। इसके नीचे आता है वरिष्ठ इंजीनियर, फिर आपके आते हैं इंजीनियर, फिर उसके बाद आते हैं आपके फोरमैन, और फोरमैन के बाद आपके आते हैं वर्कर मतलब कि श्रमिक। ठीक है, ये सभी आपके आते हैं, 3 फोरमैन आते हैं, उनके नीचे 3 जो कि आपके श्रमिक आते हैं। इस तरह से जो कि आप इसका विशुद्ध रेखा संगठन का डायग्राम आप बनाकर दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर हमारी सलाह माने तो अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा आता है विभागीय रेखा संगठन। देखिए इसमें कार्यों का विभाजन विभाग के आधार पर किया जाता है। आपका विभागीय रेखा संगठन जैसा कि नाम की समझ में आ रहा है, डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कार्यों का आपका विभाजन विभागों के आधार पर किया जाता है, अर्थात संपूर्ण कार्य को कई स्वतंत्र विभागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक विभाग एक जिम्मेदार या उत्तरदायित्व अधिकारी के अधीन कार्य करता है। अधिक जो कि है सभी विभागीय अधिकार आपका महाप्रबंधन के अधीन कार्य करते हैं। आजकल इसी संगठन का बहुत अधिक जो कि प्रचलन है, मतलब कि आजकल जो कि आपका यही संगठन जो कि ज़्यादातर चलाया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए इसी का भी डायग्राम जो कि आपके सामने दिख रहा है, आपका प्रधानाचार्य MGP, प्रधानाचार्य MGP। इसके नीचे आपके आते हैं 5 वरिष्ठ प्रवक्ता आपके सिविल। ठीक, वरिष्ठ प्रवक्ता सिविल आते हैं। इसके बाद वरिष्ठ प्रवक्ता विद्युत, वरिष्ठ प्रवक्ता आपके मैकेनिकल, वरिष्ठ प्रवक्ता आपका इलेक्ट्रॉनिक और वरिष्ठ प्रवक्ता कृषि। ठीक, अलग अलग आपके हो गए। इसके नीचे वरिष्ठ प्रवक्ता जो आपके सिविल हैं, इसके अंतर्गत आते हैं आपके प्रवक्ता 3। ठीक, 3 प्रवक्ता के आपके एक आते हैं क्या, आपके एक आते हैं यहाँ पर सहायक प्रवक्ता। ठीक, ये आपका लिखा हुआ है सहायक प्रवक्ता। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं सहायक प्रवक्ता आते हैं 3 सहायक प्रवक्ता के अंतर्गत आपके नीचे आते हैं क्या, लेब। ठीक, आपके अटेंडेंट, आपके लैब अटेंडेंट। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसका पूरा डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं बड़ी ही आसानी तरीके से। इसके बाद दूसरा हमारा आता है इसी के अंतर्गत लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, अगला हमारा क्या था, रेखा एवं स्टाफ संगठन, लाइन एंड स्टाफ संगठन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए संगठन के इस प्रारूप के द्वारा विभागीय पद्धति के दोष को दूर कर दिया जाता है। यदि उद्योग का आकार बहुत बड़ा है, मतलब कि आपका बहुत बड़ा कोई बिजनेस है या उद्योग है, तो प्रबंधन द्वारा अपना संपूर्ण कार्य ध्यानपूर्वक नहीं किया जा सकता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपका कोई बहुत बड़ा उद्योग है तो एक ही इंसान, एक ही प्रबंधन सभी कामों को जो की है सफलतापूर्वक ध्यानपूर्वक नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त स्टाफ कार्य पर लगाया जाता है। मतलब कि ऐसी स्थिति में हम कई और लोगों को भी, जो इसको हम स्टाफ कहते हैं, उनको काम पर रखते हैं, जो आपके रिसर्च, रिकॉर्डिंग, आपकी छानबीन आदि का जो कि कार्य देखते हैं। प्रबंधन को आवश्यकता अनुसार सलाह भी देते हैं। देखिए डॉक्टर WR स्प्रेगल के अनुसार विशेषज्ञों की सेवाओं से युक्त रेखा संगठन को जो कि है ही वर्तमान में जो कि रेखा एवं कर्मचारी लाइन और स्टाफ संगठन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि विशेषज्ञ के अनुसार सेवाओं से युक्त रेखा संगठन को ही वर्तमान में रेखा एवं कर्मचारी मतलब कि लाइन एंड स्टाफ संगठन। देखिए इस डायग्राम में सबसे ऊपर आपका लिखा है शेयर होल्डर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, अंशधारी। ठीक है, इसके बाद नीचे आपका है संचालन। ठीक, इसके बाद आपका आता है महाप्रबंधक। इसमें आपके 2 जन आते हैं, कौन कौन से, अनुशासन अधिकारी और एक होता है आपका जनसंपर्क अधिकारी। ठीक, इसके बाद अगला आपकी पोस्ट क्या होती है, उत्पादन प्रबंधन। ठीक, उत्पादन प्रबंधन में भी आपके 2 आते हैं विशेषज्ञ। ठीक, इसके बाद आते हैं आपके वरिष्ठ इंजीनियर, फिर आपके आते हैं फोरमैन और फिर आते हैं आपका श्रमिक वर्कर। ठीक है,
अब इसके हम एडवांटेज जान लेते हैं, क्या क्या आपके इसकी जो कि हैं लाभ क्या क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके रेखा एवं स्टाफ संगठन की आपकी जो कि हैं लाभ क्या क्या होते हैं। पहला है विशेषज्ञों द्वारा कार्य को सुगमतापूर्वक आपका कराया जाता है। दूसरा है कि इसके द्वारा कार्य संचालन की क्षमता एवं गुणवत्ता को जो कि है मितव्ययी रूप से प्राप्त की जाती है। तीसरा है इसके द्वारा आपके विशिष्टीकरण, इसके द्वारा विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। चौथा है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी की स्पष्ट रूप से शक्तियाँ, पावर्स एवं आपके दायित्व परिभाषित हो जाती हैं। पांचवा है कि इसके द्वारा व्यापारी में वृद्धि की अपार संभावना बनी रहती हैं। इसकी हानियां भी देखिए जो कुछ होती हैं, क्या क्या है। इसमें अत्यधिक व्यय खर्च करना पड़ता है। दूसरा है इसमें कार्य करने की पहल में कमी बनी रहती है। तीसरा है कि इसमें आपके टकराव की संभावना बनी रहती है। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, इसके बाद देखिए अगला हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्रियात्मक संगठन, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। हमने लाइन संगठन के बारे में समझ लिया, रेखा एवं स्टाफ संगठन के बारे में समझ लिया, और हम समझते हैं आपके फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन। देखिए क्रियात्मक संगठन के द्वारा प्रबंधन की गतिविधियों को या आपके क्रियाकलापों को इस प्रकार आपके वितरित करते हैं ताकि प्रत्येक मुख्य एवं आपका अध्यक्ष जो आपका कार्य प्रबंधन के अधीन ना नीचे कार्य करने लगे उसको कुछ जो कि है गतिविधियों या आपके क्रियाकलापों करने पड़ते हैं, जिससे वे विशिष्ट विशेषज्ञ बन जाते हैं। मतलब कि जितने आपका जो कि एक्सपीरियंस होगा उतनी उस चीज़ की आप जानकार बन जाएंगे। इस संगठन में शीर्ष से नीचे की ओर कुछ अधिकारी वितरित होते हैं। मतलब कि क्या है, इस संगठन में ऊपर से नीचे की ओर आपके कुछ अधिकारी वितरित होते हैं, बटे होते हैं। जैसे संगठन के प्रोडक्ट डिजाइनर इंजीनियर, ठीक है, डिजाइन इंजीनियर, अनुरक्षण इंजीनियर, आपके क्रय अधिकारी आदि विशेषज्ञ के रूप में रखे जाते हैं। प्रत्येक विशेषज्ञ दूसरे विभागों के आपके फोरमैन तथा कर्मचारियों को भी जो कि कार्य सलाह दे सकते हैं, कार्य करने की सलाह दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है TW टेलर के अनुसार क्रियात्मक संगठन का मूल सिद्धांत संपूर्ण कार्य को आपके संवितरित करना है, मतलब कि समान भागों में बांटना है। विशेषज्ञों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व के क्रियात्मक का लाभ प्राप्त होता है। इसके प्रबंधन के कार्यों का जो कि है बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि आपका सहायक अधीक्षक ठीक के नीचे के अधिकारियों को आपके यथासंभावना कम से कम कार्य करना पड़े। ठीक है, देखिए इतना लिखने के बाद आप इसमें जो कि चित्र बना सकते हैं। इस डायग्राम को आप जो कि इसमें बना देंगे। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या, जनरल आपका मैनेजर GM, ठीक, ये आपके डिजाइन मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, आपके ये है क्या है क्वांटिटी कंट्रोल मैनेजर। तो जो कि इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम जो कि तैयार कर देंगे। अब इसके बाद देखिए हम इसमें लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आपका फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए पहला इसकी होती है प्रॉपर्टी के क्रियात्मक संगठन में श्रम विभाजन से लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है कि संगठन का यह प्रारूप अधिक लचीला होता है। तीसरा है प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य का एक्सपर्ट, ठीक, विशेषज्ञ होता है, जिससे प्रबंधन की या आपका संगठन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, चौथा है कि इस संगठन के अनुशासन को आपका प्रोत्साहन मिलता है। कर्मचारियों को अपनी योग्यता एवं कुशलता, ठीक, आपके कौशलता के अनुसार कार्य मिलता है। क्रियात्मक संगठन के द्वारा व्यापार के विकास एवं उन्नति की आपकी प्रबल संभावना बढ़ जाती है। इसमें जो कि है विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को अपनी योग्यता का लाभ प्राप्त होता है। आठवां है कि मानवीकरण एवं विशेषज्ञता से जो कि है मास प्रोडक्शन जो करने में सहायता मिलती है। क्रियात्मक संगठन द्वारा कुशल तथा विशेषज्ञ परिवेक्षण से कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है। तो इस तरह से जो कि आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी हमने देखिए किस किस के बारे में पढ़ लिया। हमने रेखा संगठन के बारे में समझा, रेखा एवं स्टाफ संगठन के बारे में समझा, क्रियात्मक संगठन के बारे में समझ लिया है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकता तथा इसकी महत्वताओं को बताइए और इसके कार्य करने की जो कि कार्य को भी बताइए। आपका देखिए नेतृत्व मतलब क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है इसके बारे में जो कि हम जानते हैं। तो देखिए अब अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा आता है, नेतृत्व मतलब कि लीडरशिप क्या होता है। सबसे पहले तो आप जान ले कि लीडरशिप होता क्या है।
लीडर हम किसको कहते हैं? लीडरशिप आप पहले छोड़ें, लीडर के बारे में समझें। लीडर वो होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी उद्योग में, किसी भी संस्थान में सभी आपके जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को सलाह दें, उन सभी का नेतृत्व करे और उन सभी को क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है और उनके हक को क्या क्या हैं, उन पर जो अत्याचार कुछ ना हो, ठीक, इन सभी चीज़ों को लेकर जो चलता है उसी को हम लीडर कहते हैं और इन सभी गतिविधियों को करना आपका लीडरशिप कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एक प्रभावी नेता के गुण, मतलब कि आपको लीडर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए उसके बारे में आप समझें। ठीक है, परंपरागत विचारों का मत था, परंपरागत विचारकों का मत था कि नेता पैदा होता है, लेकिन अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति नेता के गुण प्राप्त कर सकता है तथा प्रभावी नेता बन सकता है, मतलब कि एक लीडर जो कि यह बन सकता है। आपके जो पहले के लोग थे उनका मानना था कि कोई भी लीडर जो आपका नेता होता है वो आपका पैदा ही होता है, मतलब कि खून में होता है, लेकिन अब जो कि ये सिद्ध हो चुका है कि आपके लीडरशिप या जो लीडर बनने के लिए हम जो गुण को सीख सकते हैं, सारी चीज़ों को जो कि ये सीख सकते हैं। एक कुशल नेता को आपके लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, मतलब कि अगर कोई भी आपका एक नेता है तो उसको एक अपना लक्ष्य, आपका उसका पूरा फोकस उसी लक्ष्य पर जो कि होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य आपके आवंटित करने के बाद यह देखता है कि कार्य पूर्ण रूप से संपूर्ण संतुष्टि के साथ संपन्न हो रहा है अथवा नहीं, मतलब कि सभी लोगों को काम बांट देता है, उसके बाद काम को देखता है कि काम आपका समय पर हो रहा है, सही काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, इन सभी चीज़ों को देखता है आपका कौन? लीडर की कार्य संतुष्ट जो कि हो रहा है। वह अपने दल के समस्याओं का आपका विश्वास प्राप्त करता, सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर बहुत खुश या आपके आनंदित होता है तथा अपने सदस्यों को कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता, मतलब कि मोटिवेशन उनको देता है। ठीक, पीटर एफ डुकर के अनुसार नेता की दक्षता का प्रथम परीक्षण, नेता की दक्षता का आपका क्या है? प्रथम परीक्षण उसके सदस्यों को आपके न्यूनतम आपका व्यवधान तथा अधिकतम आपके दक्षता के साथ कार्य से बनाए रखने की क्षमता में जो कि है निहित होता है। देखिए, नेतृत्व एक कला है, इसे संवेदनशीलता के साथ जो कि है सीखा एवं लागू किया जाना चाहिए। नेतृत्व के गुणों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला होता है अच्छे आदेशवाहक, ठीक, दक्षता एवं कुशलता युक्त होना चाहिए। दूसरा है कि दया अथवा आपका सहानुभूति युक्त होना चाहिए। ठीक, तीसरा है आपका देखिए सहिष्णुता, मतलब कि सहन शक्ति युक्त होना चाहिए, मतलब कि किसी भी घाटे को सहन करने की क्षमता हो उसमें। ठीक, आपका चौथा है क्या आपका व्यापक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। पांचवा है उदारता युक्त होना चाहिए, आपके नेतृत्व चरित्रवान होना चाहिए। ठीक, नैतिक आपका चरित्रवान होना चाहिए, दूरदर्शी सोच होना चाहिए, मतलब कि दूर की सोचने वाला होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है आठवां, आपके निर्णय लेने की क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपका नौवां आता है साहसी होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है देखिए दल निर्माण करने की क्षमता, मतलब कि एक टीम बनाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद आपका 11वां आता है कि व्यक्ति की भावनाएं आपका मानवीय होनी चाहिए। इसके बाद 12वां आता है कि प्रगतिशील होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि नेता तथा प्रबंधन में अंतर, तो ये क्वेश्चन भी आपके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसके बारे में भी जो कि हम समझेंगे, पहले हम समझते हैं कार्य। देखिए, अब हमको इसमें जो कि समझना है क्या नेतृत्व के कार्य, मतलब कि आपका एक जो लीडर होता है उसके जो कि क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी के बारे में जो कि हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, कार्य क्या क्या है? सबको एकत्र करने तथा आपके निर्देशन करने वाला, सबको एकत्रित रख के ठीक संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपके सामूहिक प्रयासों को एक साथ लाना और उनके आपके निर्देशक करना और नेतृत्व का मुख्य कार्य होता है। ठीक, दूसरा होता है टीम, आपकी भावना ठीक विकसित करना। आपकी एक प्रभावी लीडर टीम जो कि है भावना में विश्वास रखता है, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने अधीनस्थों के मध्य टीम एवं भावना के कार्य को जो कि ये अच्छी इच्छा जो कि ये विकसित करता है, मतलब कि एक अपनी जो कि टीम को साथ में लेकर चलता है। ठीक, तीसरा होता है आपका मध्यस्थ। ठीक, यह समूह विचार आपके विमर्श करना और एक दूसरे के विचार को आपके टकराहट संभावना है। ऐसे में एक अच्छा लीडर आपके देखिए मध्यस्थ की भूमिका आपकी निभाता है और एक निर्णय पर पहुंचता, मतलब कि कॉम्प्रो कराने की, सीधे से आप समझें। चौथा हमारा होता है कि कार्य का माहौल बढ़ाना। ठीक,
पांचवा हमारा होता है शीर्ष प्रबंधन एवं आपके कामगारों के मध्य संपर्क बनाना। छठवां हमारा होता है आपके सलाहकार की भूमिका निभाना, मतलब कि सलाह देने का काम भी जो कि यही एक आपका लीडरशिप में होने चाहिए। ये कार्य हैं आपके मोटिवेशन। इसके बाद आपका अगला कार्य आता है क्या, अधिकारों का प्रयोग। अधिकारों का प्रयोग, यूज ऑफ पावर, मतलब अपनी पावर का सही यूज करें। तो आपका देखिए पेज नंबर 61 है क्वेश्चन बैंक में, अच्छे से आप इनको पढ़ ले। ये सभी आपके क्या हैं, लीडरशिप के कार्य हैं, आपके लीडर के, सॉरी ठीक, नेतृत्व के जो भी कार्य होते हैं, ये सभी जो कि हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने 17 क्वेश्चन नंबर भी जो कि है पूरा कंप्लीट कर लिया है। 18 नंबर पर आते हैं हम कि मोटिवेशन क्या होता है, आपका अभिप्रेरण क्या होता है, इसी की विशेषताएं बताइए और इसके XY सिद्धांत को भी समझाइए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरण का सिद्धांत समझाइए। देखिए अभिप्रेरण एक आपका प्रेरण शक्ति है जो हमें संचालित करती है। अतः अभिप्रेरण के अंतर्गत प्रेरण शक्ति संचालित करना, आपके निर्देशन करना, भक्ति प्रार्थना करना और आपके निष्ठा तथा आपके जुड़ाव के साथ बचत, आपके वचन, आपकी वृद्धता आदि आते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेरण एक आपके उद्दीपन शक्ति है जो आपके व्यक्तियों को पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त करने हेतु कार्य करने की तैयार करती है। मोटिवेशन सीधा समझें, आप सभी लोग जो पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर में हैं, मोटिवेशन के बारे में एक अच्छे से पूरा पेज भरकर लिख सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन अगर हम किसी भी इंसान को जो कि दे देते हैं तो वो किसी भी काम को करने में उसका ध्यान लगने लग जाता है। ठीक, अपने लक्ष्य की प्राप्ति वह जल्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक, और बहुत सारे काम जो कि मोटिवेशन से आते हैं। मोटिवेशन का सीधा सा मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को समझाना, किसी भी व्यक्ति को उसके काम के बारे में उसको प्रोत्साहन देना या उसको उसकी काम के बारे में समझाना, उसको आगे बढ़ने की सलाह देना या उसको मोटिवेट करना ही हमारा मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, अब आता है अभिप्रेरण की परिभाषा लिखिए। देखिए विभिन्न विशेषज्ञों के अनुसार अभिप्रेरण को अलग अलग रूपों में जो कि परिभाषित किया गया है। देखिए विलियम जी स्टॉक के अनुसार अभिप्रेरण वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनुष्यों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया है। मतलब कि अभिप्रेरण क्या है, अभिप्रेरण आपके वांछित लक्ष्यों, मतलब कि कोई भी जो कि मनुष्य है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति से अगर भटक रहा है, अपने मार्ग से भटक रहा है, तो उसको सही रास्ता दिखाना और उसको लक्ष्य की प्राप्ति कराना ही हमारा मोटिवेशन कहलाता है। ठीक, मूड के अनुसार जो कि है अभिप्रेरण को संगठन के लक्ष्यों की प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले आपके प्रयत्न की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब अभिप्रेरण की हम विशेषताएं जान लेते हैं। देखिए अभिप्रेरण एक आपके मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। ठीक, अभिप्रेरण एक आपका सतत प्रक्रिया है। अभिप्रेरण एक जटिल कार्य है। अभिप्रेरण आपके मौखिक एवं अमौखिक दोनों प्रकार से ही होती है। मोटिवेशन क्या है, सभी लोगों को पता है मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी काम को करने में आपका मन लगेगा मोटिवेशन अगर आपको कोई दे देगा तो। ठीक है, चौथा है क्या, अभिप्रेरण मौखिक एवं अमौखिक दोनों प्रकार से होता है। पांचवा है कि अभिप्रेरण एक आपके व्यक्तिगत गुण है। छठवां है कि अभिप्रेरण एक आपका प्रणाली क्रय कार्य है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हम आपको और बता दें जो जनरल नॉलेज की है, बेसिक सी, कि अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे ख्याल से अगर आप किसी भी काम को करने की ठान लेते हैं तो आपको किसी भी मोटिवेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। अभी के नहीं, हम आपके जीवन के लिए बता रहे हैं कि जब आप किसी भी काम को करने की अगर आपने दिल से ठानी है तो आप फिर आपको किसी भी मोटिवेशन को ना कि सुनने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी मोटिवेशन को जो कि आपकी किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी काम को ठान लिया है, अगर आपने ठान लिया कि हमको ऑल क्लियर करना है, तो फिर आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे जी जान से उसमें लग जाएंगे। मोटिवेशन तो कमज़ोर व्यक्तियों के लिए है। ठीक, वो बिल्कुल अंदर से जो कोई टूट गया हो, ठीक, अगर कोई टूट गया बिल्कुल अंदर से तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, या कोई बहुत उदास हो, ठीक है, बिल्कुल भी जो कि है मोटिवेशन की ज़रूरत उन्हीं लोगों को होती है। अगर आप किसी काम करने को ठान लेते हैं तो फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सातवां हमारी मोटिवेशन की विशेषता आती है कि अभिप्रेरण आपकी गुणक, अभिप्रेरण गुणक मल्टीपल एवं शक्ति बोधक बल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ भी है शक्ति बोधक बल है, मतलब कि शक्ति को बढ़ाने वाला बल है। अब ऐसा तो है नहीं मोटिवेशन की गोली आपको खिला दें। तो मोटिवेशन से होता क्या है आखिर, अगर ये बेसिक सी चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मोटिवेशन से क्या होता है, आप में किसी भी काम को करने की शक्ति है अंदर, लेकिन उस शक्ति को जगाना, शक्ति बोधक बल, उस शक्ति को जगाना ही आपका मोटिवेशन कहलाता है।
आपने मान के चलें कि जो वीडियो हम आपको पूरी दिखा रहे हैं, ठीक है, 1.5 घंटे की वीडियो आपके चलिए मान के कि 1.5 घंटे की वीडियो आपने देख ली, ठीक। अब इस वीडियो को देखने के लिए किसी में क्षमता नहीं है, ठीक, किसी का मन नहीं लग रहा या किसी का मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा, किसी का मन किसी और चीज़ में लगा है, तो उसको अपने लक्ष्य के बारे में बताएं, उसको याद दिलाएं कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बैक आ जाएगी, ठीक, घर का जो कि घर वालों का पैसा बर्बाद होगा। तो ये सब क्या है, आप उसको सलाह दे रहे हैं, ये सभी है मोटिवेशन। तो इस किताब को पढ़ने की क्षमता उसके अंदर पहले भी थी और अभी भी है, लेकिन आपके समझाने से उसको इस किताब को वो की जल्दी पढ़ लेगा। अगर आप उसको नहीं समझाते तो इस किताब को आराम आराम से पढ़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए किसी भी मनुष्य को समझाना या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी सलाह देना ही हमारा मोटिवेशन कहलाता है। 8वां हमारा आता है कि अभिप्रेरण आपके द्विमार्गीय प्रक्रिया है, क्योंकि अभिप्रेरण तभी अभिप्रेरित कर सकता है जब दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करना या आपकी प्रक्रिया करने की तैयारी हो या आपका तत्पर हो। अब मान के चलिए किसी व्यक्ति ने ठानी ली कि हमको ये काम करना ही नहीं है, तो आप उसको चाहें कितना मोटिवेट कर ले वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर मान के चलिए हमारे अंदर ये किताब पढ़ने की इच्छा है, ठीक है, मान के चलिए हमको ये किताब पढ़ना है, ठीक, हमारे अंदर इच्छा है, तो आप हमको थोड़ा मोटिवेशन देंगे तो हम ये किताब पढ़ लेंगे। लेकिन अब हमको इस किताब से कुछ मतलब ही नहीं है, ना इस किताब को हमको पढ़ना ही नहीं है, तो आप चाहें कितना मोटिवेट कर ले हम इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। 9वां आता है कि अभिप्रेरण कार्य आपकी संतुष्टि से भिन्न है। आपका अभिप्रेरण कार्य संतुष्टि से क्या है, भिन्न है। तो ये सभी क्या हो गई, आपके मोटिवेशन की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में ही आपका नीचे लिखा हुआ है कि मोटिवेशन क्या है, इसकी विशेषताओं, इसके एक्स तथा वाई सिद्धांत को भी समझाइए। तो हम समझेंगे क्या, अभिप्रेरण के मोटिवेशन के एक्स तथा वाई सिद्धांत, ठीक है। अभिप्रेरण के विभिन्न सिद्धांतों को विभिन्न अर्थशास्त्रियों तथा विचारकों ने अपने अपने मत पर अपने अपने मत के अनुसार विभिन्न प्रकार व्यक्त किया है, ठीक। अब आप सभी वैज्ञानिकों की जो की है सुन ले किन किन ने क्या क्या कहा है। देखिए डलगस मैग आपके ग्रेगर के अनुसार अभिप्रेरण के संबंध में आपके परंपरागत एक्स विचारधारा तथा वाई विचारधारा, वाई आपके आधुनिक विचारधारा की आपकी विवेचना की जाती है। मतलब कि क्या है कि मोटिवेशन के अंतर्गत आपके दो तरह के व्यक्ति आते हैं, एक आपके आते हैं एक्स विचारधारा वाले व्यक्ति और दूसरे आते हैं वाई विचारधारा वाले व्यक्ति। अब कैसे, अब मान के चलें जैसे हम आपसे उदाहरण ले लें कि कोई भी, जैसे एक गिलास हमने ले लिया, आधा गिलास हमने भरा ले लिया। अब देखिए एक व्यक्ति कह रहा है कि ये गिलास जो कि है आधा भरा हुआ है और एक व्यक्ति कह रहा है ये गिलास आधा खाली है। बात तो दोनों की सही है, लेकिन अब आप सोचने की वो देखें। अब एक पॉजिटिव सोच रहा है, जो ये कह रहा है कि ये गिलास आधा भरा है, ठीक, ये पॉजिटिव हो गया। वो जो नेगेटिव सोचने वाला होगा हमेशा वो क्या कहेगा, ये गिलास आधी खाली है, ये गिलास आधा खाली है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों बातों के बीच बोलने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। उसने कहा है आधा भरा है, लेकिन उसने कहा आधा खाली है। जिसने कहा आधा भरा है तो वो हमारे आ गए एक्स के अंतर्गत, और जिसने कहा ये गिलास आधा खाली है वो हमारे आ गए वाई के अंतर्गत। मतलब कि क्या है, हमेशा हमको एक्स बनना है, मतलब कि हमेशा हमको पॉजिटिव ही सोचना है। ये अगर कोई गिलास आधा है तो क्या है, आधा भरा हुआ है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। मैक ग्रेगर की एक्स विचारधाराओं की यह मान्यता है कि आपके कर्मचारी आलसी होते हैं तथा कार्य करने में मन चुराते हैं। मतलब कि क्या है, आपके जो मैक ग्रेगर हैं इनके अनुसार एक्स विचारधारा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आपके आलसी होते हैं तथा आपके काम करने में मन चुराते हैं। हमने जो आपको अभी समझाया, एक्स विचारधारा वाले कौन से हो गए, नेगेटिव, और वाई धारा वाले हमारे वाई विचारधारा वाले हो गए हमारे पॉजिटिव सोचने वाले, ठीक है। उनके कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, वे आपके उत्तरदायित्वों को टाल देते हैं, वे आपके स्वार्थी होते हैं और आपके संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति से उनका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए किसी उपक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों पर आवश्यकता दबाव एवं नियंत्रण रखना पड़ता है, ठीक। लेकिन कर्मचारी की प्रवृत्ति की जो कि संबंध एक्स विचारधारा की मान्यता ठीक नहीं है और आपके इन मान्यताओं के आधार पर कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए आपका प्रारंभ योजना जो कि सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। और बाई एक्स विचारधारा की मुख्य मान्यताएं देखिए हम पढ़ लेते हैं। अभी हम सबसे पहले पढ़ ले, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अब एक्स विचारधारा वाले कौन कौन से हैं, देखिए अधिकांश लोग जन्मजात ही काम करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है।
ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारी एक्स विचारधारा वाले व्यक्ति की। देखिए, जो व्यक्ति आपके एक्स विचारधारा के होते हैं उन सभी की बात हो रही हैं। ये अधिकांश लोग आपके जागरूक, अधिकांश लोग जो कि है जन्मजात, अधिकांश लोग जन्मजात ही काम करना पसंद नहीं करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों से भागते हैं, अतः अपना उत्पीड़न करना चाहिए, ठीक, ताकि उनको उद्योग के लक्ष्यों को आपकी प्राप्ति हेतु वे अपना प्रयास देने के लिए जो कि है आपके विवश हो जाएं, ठीक। अब दूसरा आता है कि औसत व्यक्ति निर्देशक होकर आपका काम करना पड़ते हैं, ठीक, आपके उत्तरदायित्व से भागना चाहते हैं तथा कम जो कि है काम छोड़ देना चाहते हैं। काम के सुधार के प्रति उनके हृदय में बहुत कम महत्वाकांक्षा जो कि है रहती है। वे रुचि लेकर काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपके निर्देशन की, आपके प्रतीक्षा, आपके प्रतिष्ठा में जो कि है रहते हैं तथा निर्देशन के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्राणी को जो कि है सुरक्षा आपके चाहिए, अतः आपके हर वह डर के कारण कार्य धीमा करते हैं। तीसरा आता है कि अधिकांश कंपनियों में संगठनात्मक समस्याओं के आपके समाधान के प्रति योगदान करने की क्षमता कम होती है। चौथा आता है कि लोगों की काम करने की विधि तथा तरीके सामान्यतः परंपरागत होते हैं, परंतु रिसर्च द्वारा बनाई गई नई काम करने की विभिन्न आपकी विधियों का जो कि है शायद ही उन पर कोई असर पड़ता है। एक्स विचारधारा वाले व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। लोगों को केवल आपके मुद्रा उद्देश्य से ही जो कि है अभिप्रेरण किया जा सकता है। वित्तीय अभिप्रेरण के आधार पर वे वही करते हैं जो प्रबंधन चाहता है। अब देखिए, इतना आपने सब कुछ पढ़ लिया। अगर आपको पढ़ना है किताब से पढ़ लिया, अब समझें हम, ठीक है, समझते हैं क्या है आपका इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो एक्स विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं ये सबसे पहले तो अपना काम से आपका मन चुराते हैं, ठीक, किसी भी काम को करना पसंद नहीं करते हैं। हर किसी काम को अगर ये करते भी हैं तो केवल मोटिवेशन इनका क्या रहता है, पैसा रहता है। ये केवल मुद्राओं के लिए किसी भी काम को करते हैं, मुद्राओं के लिए ही किसी भी काम को करते हैं, ठीक है। और ये आलसी होते हैं, अपने जो कि है अपने कर्तव्यों से भागते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट डालकर इसमें आप कम से कम 10 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको ये ढूंढना है कि आपका कामचोर दोस्त कौन सा है, ठीक, सबसे बढ़िया ढूंढ ले और वो किस किस चीज़ से अपना मन चुराता है, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है सबसे ऊपर, कुछ व्यक्तियों को जन्म से ही जो कि काम करना पसंद नहीं होता है। जो आपके एक्स विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं इनको काम करना पसंद नहीं होता है, ये अपने उत्तरदायित्वों से भागते हैं, ये किसी भी काम को करना पसंद नहीं करते हैं, ये आलसी होते हैं, ठीक है, ये अपने काम से जी चुराते हैं, ये वही काम करते हैं जो आदेश ऊपर से आते हैं, उससे ज़्यादा ये काम नहीं करते हैं, ये काम केवल जो कि पैसों के लिए करते हैं, ठीक। अब बात आती है हमारी कि अभिप्रेरण की बाई विचारधारा की सिद्धांत, अभिप्रेरण की बाई विचारधारा का सिद्धांत। देखिए, बाई विचारधारा का सिद्धांत एक्स विचारधारा के सिद्धांत के पूरे विपरीत है, मतलब कि बिल्कुल विपरीत कर दें। अब एक्स विचारधारा में कैसा व्यक्ति था, आलसी, बाई विचारधारा में कैसा व्यक्ति होगा, फुर्तीला, ठीक। तुरंत इसका जस्ट अपोजिट आप कर देंगे तो हमारे बाई विचारधारा वाले व्यक्ति बन जाते हैं। देखिए, बाई विचारधारा का सिद्धांत एक्स विचारधारा के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब कि विपरीत होता है। अर्थात बाई विचारधारा के अंतर्गत संगठन के उद्देश्य तथा व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत अधिक महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन अधिकांश संगठन में मूल समस्या जो कि है होती है। देखिए, संगठन उद्देश्यों के प्रति श्रमिकों का वचन, ठीक, वृद्ध पाना, ठीक, श्रमिकों की वचन जो कि बद्ध या आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि से सीधे संबंध रखती है। आप इसका जो कि स्क्रीनशॉट ले ले, इसको पढ़ लेना। अब हम आपको समझा देते हैं एक्स तथा बाई सिद्धांत में अंतर। यहाँ आप अंतर समझ लेंगे, आपको पूरा एक्स और बाई समझ में आ जाएगा बड़ी अच्छी से। देखिए, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी समझा रहे हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। एक्स सिद्धांत की सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, सामान्यतः व्यक्ति काम से दूर भागता है, एक्स वाला व्यक्ति। अब आप एक चीज़ ध्यान रखें, आपके उल्टे हाथ पर लिखे हैं एक्स वाले व्यक्ति और बाई वाले व्यक्ति आपके लिखे हैं सीधे हाथ पर, ठीक है। सामान्य व्यक्ति काम से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन बाई वाले व्यक्ति हमारे क्या होते हैं, बाई सिद्धांत वाले व्यक्ति सामान्यतः व्यक्ति के लिए आपके बौद्धिक एवं शारीरिक कार्य उतना ही आवश्यक होता है जितना कि भोजन और आराम, ठीक है। दूसरा, कार्य के प्रति उदासीन के कारण अधिकतर आपके व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए जो कि यह उत्पीड़न, कठोर नियंत्रण तथा भय का वातावरण बना रहता है, ठीक। संगठनात्मक उद्देश्यों को जो कि ये प्राप्त करने के लिए आपका दंड या भय का वातावरण बनाना ही एकमात्र तरीका नहीं है।
आपके जो एक्स वाले व्यक्ति है इनसे हमें ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ता है, लेकिन वाई वाले व्यक्ति आपके अपने मन से काम करते हैं। तीसरा आता है कि सामान्य व्यक्ति में उत्तरदायित्व निभाने की एक कार्य की जो कि है शुरुआत करने की भावना का अभाव होता है। मतलब कि ये कौन से होते हैं, उत्तरदायित्वों से भागते हैं, और बाई वाले व्यक्ति हमारे उत्तरदायित्वों से नहीं भागते हैं। चौथा हमारा आता है कि सामान्यतः व्यक्ति आपका महत्वाकांक्षी नहीं होता है, बल्कि निर्देशों और आदर्शों पर आप प्राप्त होने पर जो कि है प्रसन्न करता है, आपका पसंद करता है। ठीक, सामान्यतः व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है तथा वह स्वयं निर्देशक प्राप्त करता है और आपके नियंत्रण भी करता है। मतलब कि क्या है, ऊपर से जो आदेश आए हैं उसके अनुसार भी काम करता है और अपने मन से भी कुछ काम कर लेता है। पांचवा आता है कि सामान्यतः व्यक्ति सुरक्षा का सबसे अधिक महत्व देता है, उद्देश्य के प्रति वचनबद्धता उद्देश्यों के प्रति आपकी प्राप्ति से प्राप्त होने वाली पुरस्कार से संबंधित होता है। छठवां आता है कि वह परंपरागत कठोर तानाशाही विचार हैं। ठीक, कठोर क्या है, तानाशाही विचार है। लेकिन वाई विचार धारा वाले व्यक्ति क्या है, यह आपके आधुनिक आपके मानवीयता से ओतप्रोत एवं आपके सहभागियों में आपके विश्वास करने की विचारधारा है। ठीक, तो इस तरह से जो कि है एक्स विचारधारा और वाई विचारधारा व्यक्ति के बारे में हमने समझ लिया। सीधा सा आप मतलब समझे कि एक्स विचारधारा वाले व्यक्ति में वह व्यक्ति आते हैं जो हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं, आलसी होते हैं, काम करने की भावनाएं नहीं रखते हैं। वहीं हमारे वाई विचारधारा वाले व्यक्ति वो होते हैं जो आपने कम काम करने में मन लगता है। ठीक, काम करते हैं, किसी भी काम को मन से करते हैं। ठीक है, और आलसी नहीं होते हैं, फुर्तीले होते हैं। इस तरह से जो कि आप बनाकर एक दो पेज बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। हमने आपको एकदम बेसिक से समझा दिया। ठीक, अब इससे सरल तरीके से हम आपको नहीं समझा सकते हैं। ठीक, अगर आप जो कि ये देखें तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में समझा दिया है। अब सभी लोग जल्दी से मिलकर वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। ठीक है, बिल्कुल भी आपके लिए जो कि इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्या, अगला हमारा क्वेश्चन आता है आपका, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है, इसके उद्देश्य बताइए, इसके कार्य बताइए। मानव संसाधन प्रबंधन, सबसे पहले हम इसी के बारे में समझते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन आपका होता क्या है। देखिए मानव संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं संगठन को लाने का महत्व जो कि है व्यक्ति संगठन को लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिससे कि आपके वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। किसी उद्योग में किसी उत्पादन का आपके बाद उत्पादन करने की जो कि है लिए आवश्यक कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों के समूह का आपके सुगमतापूर्वक चयन करना ही आपका मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है। अब इसके बाद मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य को लिखिए। तो देखिए मानव संसाधन प्रबंधन बहुत व्यापक होता है। प्रत्येक संगठन में यह पूर्ण निर्धारित होता है कि प्रत्येक आपके प्रबंधन द्वारा प्रत्येक स्तर पर जो कि है वांछित कार्य संपन्न किया जा सके। दूसरा है कि यह एक प्रक्रिया है जिसे संपूर्ण कार्य एक निश्चित क्रम में किया जाना आवश्यक होता है। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा अगला आता है, अगले में लिखा है कि तीसरा नंबर का कि यह है आपका मानव संसाधन कार्यात्मक जो कि है प्रबंधन द्वारा संपन्न किया जाने वाला सतत प्रक्रिया है। चौथा आता है कि यह समस्त प्रकार के आपके संसाधनों एवं उचित उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद पांचवा आता है कि यह प्रत्येक विशेष को जो कि है व्यक्ति को ध्यान में रखकर प्रबंधन किया जाता है और कर्मचारियों की कार्य क्षमता को जो कि है विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद छठवां आता है कि यह व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा संगठन लक्ष्यों को आपके समन्वय मतलब कि आपके कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का जो कि कार्य करता है। हमारा सातवां आता है कि यह एक बहुमुखी गतिविधि है तथा आपके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आपका अर्थशास्त्र से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करती है। ठीक, तो ये हमारे हो गए क्या, मानव संसाधन आपके प्रबंधन। अब देखिए इसके बाद आते हैं हमारे मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो देखिए मानव संसाधन प्रबंधन मतलब कि HRM के कार्य में आपकी विभिन्न आपकी गतिविधियाँ जिसमें मुख्य रूप से जो कि है स्वतंत्र ठेकेदारों या आपके भाड़े पर कर्मचारी सेवा लेने की ज़रूरत, ठीक, भर्ती और आपके बेहतरीन कर्मचारी प्रशिक्षण, ठीक, उच्च कार्य आपका अनुरूप
सुनिश्चित करना शामिल होता है। आपकी गतिविधियों में कर्मचारियों के हित और आपके मुआवजे, कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स और आपके ये सभी कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्या क्या होते हैं, ये 74 पेज नंबर पर आपको जो क्वेश्चन बैंक हमने प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम पर, वहाँ पर साफ साफ जो कि है इसके बारे में लिखा गया है स्पष्ट रूप से। तो एक बार आप लोग जो कि है इसके कार्य जरूर से पढ़ लें। ठीक है, अब देखिए कार्य हम आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा छोटी हो सके। 20वें नंबर का क्वेश्चन आता है भर्ती एवं चयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप स्टार बना ले तुरंत। ये आपका भर्ती या चयन, इन दो में से एक जरूर से पूछा जाएगा, या तो पूछ लेगा भर्ती क्या होता है या चयन क्या होता है, या इन दोनों के बीच अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से आता ही है। तो देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है कि भर्ती तथा चयन को परिभाषित कीजिए। अब देखिए परिभाषा जानने से पहले आप साधारण भाषा में इसको समझें। भर्ती का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई इंडस्ट्री वगैरह डाली या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपने जो की है बनाई है, या किसी भी सिस्टम आपने जो की है कोई बिजनेस डाला है, तो उसमें आप अगर कोई बिजनेस डाल रहे हैं तो उसमें आपके कर्मचारी की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब कर्मचारी की ज़रूरत आपको पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, आप उसमें भर्ती निकालेंगे, मतलब कि एड्स निकालेंगे, एड अखबारों के द्वारा सभी तक खबर पहुंचाएंगे और उसमें क्या करेंगे, आप भर्ती करेंगे। उसके बाद भर्ती करने के बाद क्या होता है, भर्ती करने के बाद हम उसमें से जो कर्मचारी आपके बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होगा, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, मैनेजर बना देंगे। उसके बाद जो आपका कम पढ़ा लिखा होगा उसको उससे नीचे वाली पोस्ट देंगे, और जो सबसे कम पढ़ा लिखा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको जो कि स्टाफ की नौकरी दे देंगे। आपके कर्मचारी जो कि है इसी पढ़ाई के हिसाब से बनाएंगे। तो जो कर्मचारियों की आप भर्ती करते हैं या एंट्री करवाते हैं उसको हम कहते हैं भर्ती, और जो कर्मचारियों को भर्ती करने के बाद आप उसमें से चुनते हैं, छांटते हैं, जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं चयन। ठीक, भर्ती का मतलब होता है किसी भी संस्था में किसी भी कर्मचारियों को, लोगों को भरना, और चयन का मतलब होता है उन लोगों में से सही लोगों को चुनना, उन लोगों को पद देना, यही हमारा चयन कहलाता है। हम परिभाषा पढ़ लेते हैं कि भर्ती क्या होता है। देखिए कर्मचारियों को भर्ती का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जो किसी उपक्रम या आपका उद्योग या संस्था में आवश्यक कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए काम में लाई जाती है। देखिए व्यावसायिक उपक्रमों में आए दिन जो कि यह विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कर्मचारियों की आपके नियुक्ति की आवश्यकता होती है। इसी पूर्ति के लिए बाहरी व्यक्तियों को जो कि यह भर्ती की जाती है। अब देखिए आपके एडनेन फिलिप्पो के अनुसार जो कि यह भर्ती का आवश्यक भावी कर्मचारियों की खोज तथा उपक्रम में काम करने के लिए जो कि है आवेदन करने हेतु आपके प्रेरणा देना एवं आपके प्रोत्साहन करना होता है। अब देखिए भर्ती अगर हमको करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, हम क्या करेंगे, आपके जितने भी व्यक्ति आते हैं सभी लोगों से फॉर्म जमा करा लेंगे, उनकी ग्रेजुएशन पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो ये सभी आ जाते हैं आपके भर्ती के अंतर्गत। अब अगला हमारा आता है आपके चयन क्या होता है। देखिए चयन क्या होता है, चयन कर्मचारियों का चयन करना वास्तव में एक निर्णय संबंधी प्रक्रिया है, अतः इस संबंध में निर्णय लेते समय आपका अत्यंत सावधानी से कार्य करना चाहिए। चयन एक आपका विभेदात्मक क्रिया कही जा सकती है जिसमें योग्य कर्मचारियों की तो जो कि है नियुक्त कर ली जाती है और आपके कुछ कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है। देखिए यही आपका होता है चयन। ठीक है, कुछ कर्मचारियों को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी है। ठीक है, आपके योडर के अनुसार चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति के इच्छुक आपके प्रत्याशियों, मतलब कि आवेदनकर्ताओं, जिन लोगों ने आवेदन किया, मतलब कि फॉर्म सबमिट किए हैं, उनको दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका वे प्रत्याशी जिन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए तथा वे प्रत्याशी जिन्हें अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। मतलब कि दो लोग आते हैं इसके अंतर्गत, मतलब कि ए और बी, इनको हमने जो कि ज्वाइनिंग दे दी, इनको हमने अपनी कंपनी में रख लिया, और इन लोगों को हमने कंपनी में निकाल दिया, मतलब कि कुछ की मार्कशीट नहीं थी, ठीक, कोई जो कि कम पढ़ा लिखा था या किसी में कुछ डिफॉल्ट था या किसी के खिलाफ रिपोर्ट थी, तो ऐसे कर्मचारियों को हमने निकाल दिया और इन कर्मचारियों को हमने रख दिया। तो दो भागों में हमने इसको बांट दिया है। ठीक है, तो दो वर्ग आपके कौन कौन से होते हैं कि वे प्रत्याशी जिन्हें हमने नियुक्त किया है, तो वे प्रत्याशी जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। तो इस तरह से जो कि है भर्ती और चयन की परिभाषा जो कि आप लिख सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। अब देखिए हम समझते हैं चयन तथा भर्ती, आपका भर्ती और चयन में अंतर। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ। सबसे पहले हम समझते हैं भर्ती। देखिए भर्ती का आशय भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें संस्था में आपके आवेदन करने के लिए जो कि है प्रेरित करने से होता है। दूसरा आता है चयन। चयन से आवश्यक
उन प्रत्याशियों में से जो कि है आपके श्रेष्ठतम प्रत्याशी के चयन होता है। देखिए आपका चयन क्या है, चयन का मतलब होता है जो जो कर्मचारियों ने आपकी कंपनी में जो कि है आवेदन किया है उनमें से जो आपके सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी हैं उनको चुनना, जिन्हें संस्था में नौकरी के लिए जो कि आवेदन किया गया है। उद्देश्य क्या है, भर्ती का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रत्याशियों को संस्था में आवेदन करने के लिए आकर्षित करना होता है। और चयन का उद्देश्य क्या होता है, चयन का उद्देश्य आवेदन करने वाले प्रत्याशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों का चयन करना होता है, मतलब कि उसमें सबसे अच्छा कौन है। तीसरा है कि संख्या, भर्ती में प्रत्याशियों की संख्या अनलिमिटेड होती है, मतलब कि चाहे जितने लोग आपके प्रत्याशी हो सकते हैं, आपने फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके चयन क्या है, चयन जबकि चयन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित संख्या से अंतर्गत ही प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। इसके बाद क्रम आता है, पहले भर्ती की जाती है अर्थात भर्ती के बिना चयन असंभव होता है। ठीक, भर्ती आपकी देखिए भर्ती के पश्चात चीज़ों की चयन किया जाता है। पांचवा आता है प्रक्रिया नेचर, भर्ती की प्रक्रिया धनात्मक होती है जबकि चयन की प्रक्रिया ऋणात्मक होती है। अब आप छठवां भी लिख सकते हैं कि भर्ती में हम जो कि है सभी जितने भी आवेदन हैं उन लोगों को जो कि एंटर करते हैं, लेकिन चयन में उनमें से हम छांट देते हैं, कुछ लोगों को बाहर कर देते हैं। अब देखिए अगला हमारा आता है 21 नंबर का क्वेश्चन कि सामग्री प्रबंधन पर जो कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी के अंतर्गत आपका आता है EOQ, आपका इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक, मितव्ययी आदेश मात्रा क्या होता है। इसके बाद आपका आता है विक्रय विभाग विक्रय प्रबंधन। ठीक, मतलब कि लेकर आपके 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन जो कि इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा हम करते हैं कि इसका जो वीडियो लेक्चर है, इसका अगला वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आपका ये जो IMED का अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपके ये सभी टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक जितने भी आपके बचे हैं 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक आपका ये जो वीडियो लेक्चर बचा हुआ है। ठीक, अगर हम इस वीडियो लेक्चर में आपके ये सभी टॉपिक कवर कर देंगे तो आपका वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से हम आपके 21 से लेकर 30 तक के सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और खासकर पॉलीटेक्निक थर्ड ईयर की जिम्मेदारी जो कि हम लेते हैं कि आपको ऑल क्लियर करवाएंगे। ठीक है, ऑल क्लियर करवाएंगे, इस चीज़ की जिम्मेदारी हम लेते हैं और आपको सभी टॉपिक को कवर करवा दिया जाएगा अगले वीडियो लेक्चर में। देखिए हमको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिस तरह से आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाया गया उसी तरह से आपको इन सभी टॉपिक के बारे में भी बड़े ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके कोई भी अगर दिक्कत हो और आपको वीडियो कैसी लगी अपना जो कि इनपुट जरूर से दें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।